विमला के घर से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और उस खुशबू के पीछे पीछे सुजाता आती है और विमला के घर पहुंच के वो आवाज लगाती है। अरे विमला, क्या बना रही है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, पूरा मोहल्ला महक रहा है। बस कुछ खास बना रही हूँ। बस एक बार बन जाए फिर खाकर बताइए कि कैसा बना है। अच्छा, ऐसा भी क्या बना रही है? खिला तो, या फिर बता तो सही से कि क्या बना रही है। मैं पनीर जलेबी बना रही हूँ। आए, ये क्या पनीर जलेबी? अब तक तो मैंने सिर्फ दूध जलेबी सुनी थी, ये पनीर जलेबी क्या है? तुझे ये किसने बताया पनीर जलेबी के बारे में? अरे अभी कुछ दिनों पहले वो है ना सरिता, मैं उसके घर गई थी। उसने मुझे पनीर जलेबी बनाकर खिलाई और तू मानेगी नहीं सुजाता, लेकिन क्या जलेबी थी, खाकर ही मजा आ गया था। तब से ही कोशिश कर रही हूँ कि पनीर जलेबी बन जाए। इतनी बार बना चुकी हूँ लेकिन अब तक वैसी नहीं बनी। अच्छा, अगर इतनी अच्छी बनी है तो मुझे भी खिलाना, मैं भी तो खाकर देखूं क्या है इसमें। बन ही गई है वैसे तो, तू यहीं रुक, मैं अभी एक कटोरी में तेरे लिए लेकर आती हूँ। विमला तुरंत एक कटोरी में जलेबी लेकर आती है और सुजाता को खाने के लिए देती है। सुजाता थोड़ा सा खाती ही है कि तुरंत वो थूक देती है। ये देखकर विमला कहती है, सुजाता, ये क्या कर रही है तू? अरे पागल हो गई है, मेरा घर है, ये तू यहाँ कैसे थूक रही है? अपने घर में भी ऐसे ही करती है क्या तू? तू ही साफ करेगी अभी से। ये तो तू शुक्र मना कि मैंने सिर्फ जमीन पर ही थूका है, लेकिन जो जहर तूने खिलाया है ना, वो खाकर तो मैं तेरे मुंह पर थूक देती ना, तो वो भी कम था। इतनी इतनी तारीफ कर रही थी लेकिन खाने के लायक तक नहीं था। सच में क्या इतनी बुरी बनी है ये? बुरा? अरे जहर है जहर। तो अपनी रेसिपी छोड़ दे। मुझे तो लगा था कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, कुछ ना कुछ तो अच्छा बना होगा, लेकिन यहाँ आई तो मेरा मोए मोए हो गया। ठीक है, अब इतनी भी बुराई मत कर, पहली बार बनाया था, हो जाता है सबसे। सुजाता काफी मजाक बनाती है विमला का और कुछ देर बाद अपने घर चली जाती है। लेकिन विमला अब भी नहीं रुकती और बहुत बार पनीर जलेबी बनाने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक बिल्कुल वैसे ही नहीं बना पा रही थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद विमला दोबारा उस रेसिपी को वापस से ट्राई करने की सोचती है। ये सुजाता ने जितनी बेइज्जती करी है ना मेरी, अब तो मैं भी दिखा दूंगी उसे कि मैं कोई ऐसी ऐसी चीज नहीं हूँ। मैं जो बोलती हूँ मैं करके ही दिखाती हूँ। विमला तुरंत पनीर लेने के लिए डेयरी पर जाती है, लेकिन उसके आसपास की कुछ डेयरी पर पनीर खत्म हो जाता है। इसलिए विमला सुजाता के घर जाती है, जहाँ सुजाता की बहू मधु थी। अरे विमला आंटी, आप यहाँ कैसे आई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बहू, वो मुझे कुछ काम था। माफ करना आंटी जी, माँ जी तो घर पर नहीं है। आप मुझे काम बता दीजिए, जब माँ जी आएंगी तब मैं उन्हें बता दूंगी। अरे नहीं नहीं बहू, मुझे तेरी सास से कोई काम नहीं है, वो तो मुझे तुझसे ही काम है। दरअसल बहू, मुझे थोड़ी पनीर चाहिए थी, थोड़ी पनीर मिल जाएगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं आंटी जी, घर में पनीर है। वैसे आंटी जी, आप पनीर बना रही हो? घर में मेहमान आने वाले हैं क्या? नहीं बहू, मेहमान तो नहीं आ रहे, लेकिन कुछ बनाने की सोच रही हूँ। अगर सही बना तो तुझे जरूर खिलाऊंगी। अभी तो फिलहाल तू मुझे जल्दी से पनीर दे दे। विमला तुरंत वहाँ से पनीर लेकर अपने घर आ जाती है और पनीर जलेबी बनाने लगती है। जब पनीर जलेबी बन जाती है तो विमला खाकर उसे ट्राई करती है। आए हाय, ये क्या बना दिया जलेबी के नाम पर, जहरी लग रहा है। उस सरिता ने क्या किया था अपनी रेसिपी में, जो इतना करने के बाद भी बिल्कुल वैसे नहीं बना पा रही। खैर कोई बात नहीं, वो सब बाद में सोचूंगी, और पहले इसे यहाँ से हटाओ। विमला आस पड़ोस वाले से छुप छुपा कर खुद बनाई हुई पनीर जलेबी बाहर फेंक रही होती है। तभी सुजाता विमला को ये सब करते हुए देख लेती है। विमला, तुझे कब अकल आएगी? तूने फिर पनीर में और जलेबी बनाने के सामान में अपने अरमानों की आग लगा दी। अरे जब बन नहीं रहा है तो तू बनाती ही क्यों है? तू तो अपना मुंह बंद ही रख। एक तो मैं इतनी मेहनत करती हूँ वो रेसिपी बनाने के लिए, तू हमेशा मुझे नीचा दिखाती रहती है। अरे तू अपना काम क्यों नहीं करती? और रही बात पनीर जलेबी की, तो अब तू देख, वो तो मैं बिल्कुल सरिता के पनीर जलेबी की रेसिपी की तरह ही बना कर रहूंगी। अरे तू इतना परेशान क्यों हो रही है? तूने सरिता के घर में पनीर जलेबी खाई थी ना। चल एक काम करते हैं, वहीं चलते हैं और सरिता से इस रेसिपी के बारे में पूछ लेते हैं। परेशान क्यों होना? वाह वाह, तू अपने बाप को मत सिखा। सरिता बहुत चालाक है, मैंने उससे पहले ही पूछा था, लेकिन उसने बताया नहीं, तभी तो अब तक मुझे नहीं आ रही है ये रेसिपी।
वो चालाक है तो क्या हम भोले हैं बिल्कुल। अरे हट पागल, अब तू मेरे साथ चल, तुझे आज रेसिपी अच्छे से पता चल जाएगी, तब तू खुश होकर बना लियो। सुजाता तुरंत वहाँ से विमला को लेकर सरिता के घर आ जाती है, जहाँ सरिता आराम से बैठकर अखबार पढ़ रही होती है। तभी सुजाता कहती है, अरे सरिता, तू कितना भी अखबार पढ़ ले, लेकिन तेरे दिमाग में कुछ नहीं आएगा। आज तुम दोनों की मंडली यहाँ कैसे? मुझे तो विमला ने बताया कि तू बहुत अच्छी पनीर जलेबी बनाती है, तो मैंने सोचा इतनी तारीफ सुन ली है तो एक बार पनीर जलेबी खाना तो बनता ही है। बता, खिलाएगी क्या? अब अगर खास तुम मेरे घर पर पनीर जलेबी खाने आए हो तो क्यों नहीं, तुम दोनों एक काम करो, यहीं बैठो, मैं बनाती हूँ। अरे वो मैं कह रही थी कि हम भी चलते हैं, थोड़ी मदद हो जाएगी तेरी। नहीं नहीं, मुझे मदद की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही बना लूंगी। सरिता रसोई में चली जाती है और तभी पीछे से सुजाता अपने फोन में वीडियो बनाना शुरू करती है। अरे सरिता, थोड़ा पानी दे देना, प्यास लग रही है। अरे अरे, जाओ बाहर बैठो और बाहर से ही आवाज लगा दो, मैं ले आऊंगी जो चाहिए होगा। सुजाता वीडियो बनाने के लिए वहाँ अपना फोन रख देती है और बाहर आकर विमला से कहती है, विमला सुन, अब मैंने रसोई में वीडियो कैमरा चालू करके अपना फोन वहीं रख दिया है। अब एक काम कर, तू सरिता की रसोई के बाहर जो खिड़की है ना, वहाँ तू छुपके से सामने से वीडियो बना लियो। तू पागल हो गई है क्या सुजाता? वहाँ तो नाला है ना, वो भी खुला हुआ। मैं वहाँ वीडियो बनाने गई तो नाले में गिर जाऊंगी, इतना रिस्क कैसे लूँ मैं? देख, अब तुझे पनीर जलेबी की रेसिपी चाहिए तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही होगा। एक काम करियो ना, एक पैर सड़क की तरफ रखियो और दूसरा दीवार की तरफ, बैलेंस बना रहेगा। अब जल्दी कर, वरना कहीं अगर पनीर जलेबी बन गई तो तू यहीं बैठी रह जाएगी। ये सुजाता से मदद मांगी थी, लेकिन मदद के नाम पर नाले के ऊपर खड़ा कर दिया। जरा भी इधर उधर हुई तो मेरी ही जलेबी बन जाएगी, वो भी काले पनीर की। जैसे ही पनीर जलेबी बनती है तो वो खुद दोनों सरिता के घर में तुरंत जाने लगती है। ये देख सरिता कहती है, अरे तुम दोनों कहाँ जाने लग रहे हो? पनीर जलेबी तो खाकर जाओ। नहीं नहीं, अभी मन नहीं है, अभी हमें बहुत जोर से एक काम याद आया है, हम पहले वो काम कर ले, उसके बाद आएंगे। चल विमला चल। वो दोनों वहाँ से चली जाती है और वहाँ पनीर जलेबी भी नहीं खाती। अपने घर जाने के बाद विमला अब खुद पनीर जलेबी बनाने लगती है और फिर अपने घर पर आसपास के लोगों को भी बुला लेती है। सुजाता की बहू और सरिता भी होती हैं। ये लो, मैंने खुद पनीर जलेबी बनाई है, आप सब खाकर बताओ। अरे आंटी जी, आपने कितनी टेस्टी बनाई है। अच्छा, अब समझ आया, उस दिन आप इसीलिए मुझसे पनीर ले गई थी, क्योंकि आपको पनीर जलेबी बनानी थी। वाह विमला वाह, आप समझ में आया कि तू पनीर जलेबी की इतनी दीवानी क्यों है, क्यों उसकी इतनी तारीफ कर रही थी। आखिरकार तेरी मेहनत कामयाब हो ही गई। ये रेसिपी तुम्हें कहाँ से मिली? बिल्कुल वैसी ही है जैसे मैं बनाती हूँ। मेहनत की है मैंने, अब इतनी मेहनत के बाद भी मैं पनीर जलेबी ना बना पाऊँ तो तेरी पनीर जलेबी की बनाई हुई चाशनी में ही डूब मरना चाहिए मुझे। सब लोग हंसने लगते हैं। आखिरकार पड़ोसन की पनीर जलेबी बन ही जाती है। मोहन हाथ में 100 रुपए लेकर घर आता है और अपनी बीवी लता से बात करते हुए कहता है, आज कुछ कमाई नहीं हुई है, बस ये 100 रुपए मिले हैं जो पहले के उन्हें देने हैं। मैंने सोचा कुछ सब्जी लेता चलूं, लेकिन फिर ये सोच के नहीं लाया कि दवाई भी लानी है। ये लो, रख लो। बस यही करना, ये 100 रुपए की ना दवाई आएगी और ना ही सब्जी आएगी। मेरी माँ ने पता नहीं क्या देकर तुमसे मेरी शादी करवा दी, जो मुझे ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता। मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन किस्मत ही साथ नहीं दे रही हमारा। किस्मत भी उसी के साथ होती है जिसकी कोशिशों में दम हो, लेकिन नहीं, तुम तो 4 पैसों के लिए बस बड़े लोगों के पीछे घूमते रहो, खुद का कुछ मत करने की सोचना। अपना कुछ करने के लिए हमारे पास खुद के भी थोड़े पैसे होने चाहिए ना, मुफ्त में तो कुछ भी नहीं होगा। अरे जब नहीं है पैसे तो जमा करो ना। जब तक कुछ बड़ा नहीं सोचोगे तब तक वो बस 100 रुपए ही लाते रह जाओगे। और मैं बता रही हूँ, 100 रुपए से कुछ नहीं होने वाला है हमारा। तुम सब कुछ जानती हो लता, मुझे जो काम मिलता है मैं कर लेता हूँ, कड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन कमाई ही इतनी होती है, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं भी तो तुम लोगों को सारी खुशी देना चाहता हूँ ना। देना चाहते हो लेकिन दे नहीं पाओगे, क्योंकि तुम मालिक नहीं बल्कि गधे बने रहना चाहते हो। अरे मेरी बात मानो तो हमें किसी चीज का व्यापार करना चाहिए,
कम से कम किसी के आगे झुककर तो नहीं रहना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा। अब मुझे ये बताओ कि हम अपना व्यापार कैसे कर सकते हैं? गरीब का व्यापार होगा तो होगा कैसे? बस हम गरीब है इसलिए तो हम हार मान कर नहीं बैठ सकते ना। हमें तो बल्कि ये सोचना चाहिए कि इस गरीबी से निकले तो कैसे निकले, ऐसा क्या व्यापार करें जिसे हम आगे के लिए भी एक अच्छी जिंदगी जी सके। लता, तुम मेरा हमेशा साथ देती हो, तो गरीब के व्यापार में भी तुम मेरा साथ दोगी। लेकिन हम करें तो क्या करें? वैसे तुम राजमा चावल अच्छा बनाती हो तो हम इसका व्यापार कर सकते हैं, लेकिन पैसों का जुगाड़ तो हो सकता है। मेरे पास मेरी सोने की बालियां हैं जो मुझे मेरे मायके वालों ने दी थी। हम उसे बेचकर अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। नहीं, तुम्हारी सोने की बाली बेचकर व्यापार करना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। वो तुम्हें तुम्हारे मायके से मिली थी। हम व्यापार के लिए कुछ और सोच लेंगे, लेकिन बाली नहीं। सुनिए, हमें कुछ बड़ा ही सोचना पड़ेगा जिसे हम आगे के लिए कुछ अच्छा कर सके। और रही बात बाली की, तो जब हमारा व्यापार अच्छा चलने लग जाएगा तब आप ऐसी और बाली बनवा देना। लता की बात मोहन मान लेता है और उसकी बाली बेचने के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद मोहन सुनार के पास लता की बाली बेच देता है। बाली बेचने के बाद मोहन एक राजमा चावल का ठेला लगाता है जो कॉलेज के बाहर ही होता है। वहाँ लता भी अब उसकी मदद करने लगती है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की मदद से राजमा चावल का व्यापार करने लगते हैं और राजमा चावल बेचने लगते हैं। लेकिन दोनों की मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा था। पूरा दिन निकलने को था और एक भी ग्राहक नहीं आया था। ये देखकर मोहन लता से बोलता है, हमने अपना व्यापार करके ठीक तो किया ना, क्योंकि पूरा दिन निकलने को है और अब तक एक भी ग्राहक नहीं आया है। ऐसे ही चलता रहा हमें तो और भी नुकसान होगा। अभी तो काम शुरू ही किया है और ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि काम खुलते के साथ ही आगे बढ़ने भी लग जाए। थोड़ा समय तो हर किसी को लगता ही है। सब्र का फल मीठा होता है और समय भी लगता है। हाँ, लेकिन समय की वजह से अपने इस व्यापार में लगाए हुए पैसे भी डूब गए तो, और अगर हमारा राजमा चावल नहीं बिका तो ये भी खराब जाएगा ना। खराब क्यों हो जाएगा? हम जैसे कितने ही गरीब लोग हैं जो रोज भूखे सोते हैं। हम ये राजमा चावल खुद भी खाएंगे और उन्हें भी खिला देंगे। कम से कम हमारी तरह और लोगों का पेट तो भरेगा ना। और हमारा व्यापार का क्या? हम कोई अमीर नहीं है कि गरीबों में दान करे। हम भी गरीब ही हैं जो दान में चीजें लेते हैं। उस दिन 100 रुपए को देखकर इतना कलेश किया और अब इतना बड़ा दिल। ऐसा नहीं है, मैं बस इतना ही कह रही हूँ कि हर काम को बढ़ने में समय लगता है और हमें समय देना चाहिए। और जब तक समय दे रहे हैं तब तक ये बचा हुआ राजमा चावल हम हमारी तरह गरीबों को दे देंगे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम व्यापार कर रही हो या दान कर रही हो। मोहन तो बस इतना चाहता था कि वो जितना जल्दी हो सके तरक्की कर ले। लेकिन उसी जगह लता थी जो सब्र के साथ काम कर रही थी। कुछ दिन निकल जाते हैं और गिनती के 2-4 ही ग्राहक आते हैं, लेकिन कुछ खास कमाई नहीं हो रही थी। कुछ दिनों बाद लता अकेले ही राजमा चावल के ठेले पर थी। तभी एक अभय नाम का लड़का आता है और कहता है, एक प्लेट गर्मा गर्म राजमा चावल लगा दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। जी बस 5 मिनट रुकिए, मैं अभी देती हूँ। लता जल्दी से अभय को राजमा चावल देती है। अभय को जोरों की भूख लगी थी, इसीलिए वो जल्दी जल्दी राजमा चावल खाने लगता है। अभय लता को राजमा चावल के पैसे देते हुए बोलता है, आपके राजमा चावल में तो अलग ही स्वाद था, सच में बहुत ही अच्छा था, खाकर तो मजा ही आ गया। जी शुक्रिया। आपको अच्छा लगे तो आप भी रोज आया करो, अपने दोस्तों को भी लाया करो। मुझे अपने दोस्तों को यहाँ लाने की क्या जरूरत है? आपके राजमा चावल है ही इतने अच्छे कि लोग खुद ब खुद यहाँ पे खींचे आएंगे और उनके साथ साथ और भी लोग आते जाएंगे। आप भी तो अकेले ही आए हैं ना भाई साहब, ऐसे ही और भी कोई आता होगा तो क्या पता अकेले ही आए, और 1-2 लोगों के आने से काम थोड़ी चलता है। आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि राजमा चावल जो इतना अच्छा होता है उसे लेने के लिए लोग कमाते हैं और इसलिए आपका धंधा मंदा चल रहा है, यही बात है ना? अपना व्यापार ये सोच कर शुरू किया था कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो यही लगने लगा है कि मेरे पति ही ठीक बोल रहे थे। अरे इतना निराश क्यों हो ना, मेरे पास एक आइडिया है। आप ना कॉलेज के अंदर जाके ना परमिशन ले लो और राजमा चावल का पैकेट बनाकर स्टॉल लगाओ। आपको नहीं पता लेकिन यहाँ के ना पेन गैस में ना बहुत सारे बच्चे रहते हैं। आपका राजमा चावल बहुत खरीदेंगे वो, और इससे 2 काम हो जाएंगे। पेन गैस बच्चों को राजमा चावल मिल जाएगा खाने को
और आपका धंधा भी चल जाएगा। अभय की बात सुनकर लता अपने राजमा चावल लेकर कॉलेज में जाती है और वहाँ की डीन से स्टॉल खोलने की बात करती है। डीन से परमिशन तो नहीं मिलती। लता वहाँ से मुंह लटकाकर जा रही थी, तभी कॉलेज की डीन मिसेस उर्मिला देसाई उसके पास आती है और कहती है, देखिए, मैंने आपके हाथ के बने राजमा चावल खाए, मुझे घर का स्वाद आया उसमें, पर मैं आपको कॉलेज कैंटीन में तो राजमा चावल बेचने की परमिशन नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, आप यहाँ खुद का एक अलग स्टॉल लगा सकती हैं। अगर 15 दिन में आपका स्टॉल अच्छे से चल गया तो आप यहाँ परमानेंट स्टॉल लगा सकती हैं। जी धन्यवाद आपका, मैं पूरी कोशिश करूंगी। लता ये सारी बातें घर जाकर अपने पति मोहन को बताती है। ये सब सुनने के बाद मोहन और लता और भी ज्यादा मेहनत करने लगते हैं और अपने व्यापार पर भी ध्यान देने लगते हैं। धीरे धीरे दिन निकलते हैं और 15 दिन कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। 15 दिन बाद लता और मोहन दोनों एक साथ उर्मिला के पास जाते हैं और लता कहती है, मैडम 15 दिन निकल चुके हैं और हमने बहुत मेहनत की, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं थी। अब आप ही बता दीजिए कि बच्चों का फीडबैक क्या रहा। मेहनत का फल तो हमेशा ही मीठा रहा है, तो आपकी मेहनत कैसे बेकार जाती। बच्चों को आपके राजमा चावल बहुत पसंद आए हैं। उर्मिला लता और उसके पति को कॉलेज में ही अपने राजमा चावल का व्यापार करने की इजाजत दे देती है। प्रियंका अपने कमरे में बैठी होती है और खुद से बात करते हुए कहती है, आज तो माँ भी घर पर नहीं है, मुझे इतनी ज्यादा भूख लग रही है, अब कुछ बनाऊंगी तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इससे अच्छा जाती हूँ जो मिल जाएगा वही खा लूंगी। इतना बोलकर प्रियंका रसोई में जाती है और इधर उधर खाने के लिए कुछ देखने लगती है। खाने के लिए प्रियंका को कुछ भी नहीं दिखता, बस रात के बचे हुए चावल ही थे। चावलों को देखकर प्रियंका कहती है, अब क्या करूँ मैं, भूख तो लग रही है, चावल ऐसे ही खाए भी नहीं जाएंगे और कुछ बनाने लगी तब तक तो भूख से जान ही चली जाएगी। इससे अच्छा तो यही है कि मैं जीरे का तड़का देकर जीरा राइस ही बना लूं। प्रियंका को इतनी ज्यादा भूख लग रही थी कि वो बचे हुए चावलों में जीरे का तड़का लगा देती है और जीरा राइस बना लेती है। जीरा राइस बनाने के बाद प्रियंका जीरा राइस को लेकर अपने कमरे में जाती है और बहुत ही मजे से खा रही होती है। धीरे धीरे करके सारे चावल वो खत्म कर देती है। बस थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच ही बचा होता है, तभी उसकी माँ सुलोचना आ जाती है। सुलोचना सीधा प्रियंका के कमरे में जाती है, जीरे वाले चावल खाता हुआ देखकर कहती है, अरे वाह, आज तो तूने खुद ही चावल बना लिए। मुझे तो लगा था कि तू भूखी मर जाएगी, लेकिन अपना आलस को नहीं त्यागेगी। आज सूरज कहाँ से निकल गया। बनाया तो आज भी नहीं है मैंने, वो तो बस कल रात के चावल बचे थे तो मैंने जीरे वाले चावल बना दिए। लेकिन अब तो मुझे यही लग रहा है कि जीरे वाले चावल से ज्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं सही सुन रही हूँ ना कि तुझे खाने में कुछ पसंद आया, वरना तो तू हर चीज में कोई ना कोई नुक्स निकालती ही रहती है। और अब तू बोल रही है कि तुझे जीरे वाले चावल पसंद आ गए। हाँ माँ, काफी ज्यादा अच्छे हैं। आप पता नहीं क्यों इस तरह का खाना बनाती थी। अरे मुझे तो रोज जीरे वाले चावल ही बना कर दे दो, बड़े मजे से खा लूंगी मैं। चल, तू इतनी खुश है तो एक काम कर, आज खाना तू ही बना दे। मैं सत्संग में गई थी, बहुत थक गई, पैरों में भी दर्द हो रहा है, इस बहाने तू भी कुछ काम कर लेगी ना। सुलोचना और अपने लिए प्रियंका वापस से चावल बनाती है और उसे तड़का देकर जीरे वाले चावल बना लेती है। प्रियंका ने एक बार ही खाए थे जीरे वाले चावल, लेकिन उसे इतनी ज्यादा पसंद आए कि वो अब हर दूसरे तीसरे दिन जीरे वाले चावल ही बनाने लगती है। सुलोचना अपनी बेटी की शादी एक अद्विक नाम के लड़के से करवा देती है। शादी की पहली रात सुहाग रात के समय अद्विक प्रियंका से कहता है, वैसे तो हमारी अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम दोस्त भी बन जाएं। एक हमसफर अगर दोस्त बन जाए तो जिंदगी का सफर आसान हो जाता है। हाँ, आपने मेरे मन की बात बोल ही दी है, तो बताओ आपको क्या क्या पसंद है। वो कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, तो तुम बताओ कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, सबसे अच्छा बनाना क्या आता है, अपने बारे में सब बताओ, मुझे छोटी छोटी हर बात जाननी है तुम्हारी। मुझे तो सबसे ज्यादा अच्छे खाने में जीरे वाले चावल लगते हैं और मुझे वही अच्छा लगता है बनाने में भी। अच्छा, तो मैडम जी अगर आप गुस्सा हो गई तो आपका मुंह बस जीरे वाले चावल ही खोल सकते हैं। चलो और कुछ बताओ अपने बारे में, और क्या पसंद है तुम्हें? मुझे तो बस जीरे वाले चावल ही बहुत पसंद है, सेकंड ऑप्शन तो कुछ है ही नहीं मेरे लिए। आप बताओ आपको क्या पसंद है, मेरे और आपकी दोनों की ही पसंद बहुत जरूरी है ना। अद्विक और प्रियंका इसी तरह काफी देर तक बातें करते रहते हैं।
अगले दिन प्रियंका की पहली रसोई होती है। प्रियंका सुबह सुबह खाना बनाने में लग जाती है। खाना तो काफी बनाया होता है, लेकिन खाने में प्रियंका ने जीरे वाले चावल भी बनाए थे। सारा खाना प्रियंका नाश्ते की टेबल पर लगा देती है। कुछ देर बाद प्रियंका की सास नीलम आती है और खाना देखकर प्रियंका से कहती है, बहू, पूरी सब्जी तो ठीक है, मीठा भी पहली रसोई में बनाया जाता है तो वो भी ठीक है, लेकिन तूने सुबह के समय चावल क्यों बना दिए? हमारे घर में बस एक ही समय चावल बनते हैं। माँ जी, ये बस चावल नहीं, जीरे वाले चावल हैं। मुझे बहुत ही पसंद है। मुझे तो लगा आप लोगों को भी पसंद आएंगे, तो बस मैंने यही सोचकर सबके लिए जीरे वाले चावल बना दिए। बात तो एक ही है ना बहू, चावल में जीरा मिला दिया तो हो गए ना जीरे वाले चावल। माँ जी, मैंने बड़े ही मन से बनाया है, आप मना मत करो ना। चल बहू, आज तेरी पहली रसोई है, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखियो कि हमारे घर में दिन में ही बस एक बार चावल बनते हैं, वो भी रात के समय। ठीक है माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी और अब से दिन में एक ही बार चावल बनाऊंगी। प्रियंका अपनी सास की बात मान लेती है और रात के समय ही चावल बनाती थी। लेकिन प्रियंका को जीरा राइस इतना ज्यादा पसंद था कि वो पतीला भर कर बना लेती है। कुछ दिनों तक तो नीलम कुछ नहीं कहती, लेकिन कुछ दिनों बाद रात के समय अद्विक, नीलम और प्रियंका तीनों एक साथ खाना खाने बैठते हैं। प्रियंका ने फिर से बहुत सारे जीरा राइस बनाए होते हैं। इतना ज्यादा जीरा राइस को देखकर नीलम कहती है, बहू, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तू इतने ज्यादा चावल बना रही है। अरे इतने सारे चावल तो घर में कोई नहीं खाता है रोज रोज। अन्न का अपमान करना क्या अच्छा लगता है तुझे? माँ जी, आप गलत समझ रही हो। ये जीरा चावल बर्बाद नहीं होंगे। मैं हूँ ना, मैं तो जानबूझकर ही ज्यादा चावल बनाती हूँ ताकि बाद में अगले दिन के बचे हुए चावल को वापस से जीरे का तड़का देकर खा सकूँ। माँ, आपको पता नहीं है कि प्रियंका को जीरा राइस इतना पसंद है कि वो हमेशा ही ये राइस खा सकती है। क्यों प्रियंका, अब तक तुमने माँ को बताया नहीं क्या ये? अरे बताया है माँ जी को भी मैंने, लेकिन शायद माँ जी के दिमाग से निकल गई होगी बात। माँ जी, आप टेंशन मत लो, आपकी बहू के होते हुए जरा सा भी अन्न बर्बाद नहीं हो जाएगा, ठीक है? लेकिन प्रियंका, मुझे भी लगता है कि तुम बहुत ज्यादा ही जीरा राइस खाती हो। अरे रोटी भी खा लिया करो, चावल तो बस पेट ही फुलाते रहते हैं और रोटी में फाइबर ज्यादा होता है। यही तो मैं भी समझाना चाहती हूँ कि कोई चीज एक लिमिट में ही अच्छी लगती है, ना कि इतने ज्यादा। और वैसे भी चावल तो आसानी से मिल जाते हैं, तो कम ही खाना चाहिए ना हमें। माँ जी, जो चीज आसानी से मिल जाए हम उसकी कदर करना क्यों छोड़ देते हैं? बल्कि हमें तो वो और भी खानी चाहिए ना। जैसे मैं खाती हूँ जीरा राइस, आपको भी अपनी पसंदीदा चीज खानी चाहिए। अरे तुम समझ ही नहीं रही हो हमारी बात कि हम तुम्हें क्या समझाना चाहते हैं। तुम्हें जीरा राइस खाने हैं तो खाओ, जी भर के खाओ, लेकिन अपनी सेहत को नजरअंदाज मत करना। आप लोग ही जो नजर लगा रहे हो। अरे मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, मेरी चिंता मत करो। छोड़ अद्विक, इस मंद बुद्धि को समझाने का कोई फायदा नहीं है, ये करेगी तो अपने मन की ही। प्रियंका किसी की भी बात नहीं सुनती और सबकी बात काट देती है। धीरे धीरे दिन निकल जाते हैं और प्रियंका का जीरा राइस खाना छूट ही नहीं रहा था। धीरे धीरे प्रियंका का वजन भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। वो बहुत ही मोटी हो गई थी, लेकिन फिर भी जीरा राइस वो खाती रहा करती। कुछ दिनों बाद नीलम की पड़ोसन जानकी उसके घर आती है और दोनों बातें कर रहे होते हैं। प्रियंका दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। प्रियंका को इतनी ज्यादा मोटी देखकर जानकी कहती है, अरे नीलम, तेरी बहू कहाँ है? और ये कौन भैंस आ गई तेरे घर में? इसे तो मैंने यहाँ पहले कभी नहीं देखा। यही तो मेरी बहू है। वो क्या है ना, मेरी बहू को जीरा राइस बहुत ज्यादा पसंद है, तो बस राइस और जीरा ही दिख रहा है अब इसके शरीर में। क्यों बहू, बता जानकी को। अरे ये क्या, ये तेरी बहू कम पर तेरी सास ज्यादा लग रही है। बेचारा अद्विक खुद तो इतना जवान है और उसकी पत्नी 4 बड़े बच्चों की माँ लगती है। साथ में आने जाने में भी उसे शर्म आती होगी। नहीं नहीं, मेरे बहू को मोटापे से कोई दिक्कत नहीं है। उसे दिक्कत तो तब होगी जब कोई उसे जीरा राइस न दे। मोटी बहू को चलने में भी दिक्कत होती है, तभी तो देख अभी तक घर फैला हुआ है। दोनों बहुत ही ज्यादा हंसने लगती हैं और दोनों प्रियंका का बहुत मजाक बनाते हैं। अब तक तो प्रियंका को कोई भी बात बुरी नहीं लगी थी, लेकिन अपना ऐसे मजाक बनता हुआ देखकर प्रियंका को बहुत बुरा लगता है और वो कोशिश करने लगती है कि वो जीरा राइस से ज्यादा खुद पर ध्यान दे।
दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।